बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे उन खबरों की जो आपके शहर, सियासत और मईशत से जुड़ी हुई हैं। पहले हिस्से में हम रुख करेंगे वफाक और सूबे की सियासत की जानिब, जहां पीपल्स पार्टी और MQM तरक्याती फंड्स के मामले पर आमने सामने आ गई हैं। वफाकी फंड्स, सूबाई इख्तियार और दरमियान में कराची के अवाम। सवाल यह है कि तरक्की के वादे हकीकत बनेंगे या फिर सियासत की नज़र हो जाएंगे। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे तारिक अजीज़, जबकि दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे गंदम इम्पोर्ट और दीही मैशत के बिगड़ते बहरान पर। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक गैर ज़रूरी इम्पोर्ट ने किसानों का दिवालिया कर दिया है। फूड सिक्योरिटी को संगीन खतरात भी लाहक हो गए हैं और मुल्क की मैशत सुस्त रवि का शिकार है। मज़ीद तफसीलात के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नवाज संगरा। और तीसरे हिस्से में जिक्र होगा सिंध हाई कोर्ट के अहकामात का, जिन्हें बल्दियाती इदारों ने हवा में उड़ा दिया है। अदालत के हुक्म के बावजूद कराची के पार्क्स और मैदान अब भी तिजारती सरगर्मियों का मरकज बने हुए हैं। यहाँ तक कि शाह फैसल टाउन में पार्क की जगह फूड स्ट्रीट बना दी गई है। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा कराची फरीद आलम। तो नाज़रीन, चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब। आपको बताएं कि कराची के तरक्याती फंड्स, MQM की शिकायत, पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात और वज़ीर आज़म का रोल। आज का मौजू है निहायत दिलचस्प, हसास और अवाम के दिल से जुड़ा हुआ। वज़ीर आज़म हाउस में अलग अलग वफूद की मुलाकातें हुई हैं। MQM मुतमईन, पीपल्स पार्टी नाराज़ और कराची अब भी सवालिया निशान है। चलिए आगाज़ करते हैं अहम सवालात से जो इस मामले के गिर्द ही घूम रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है इस्लाम से तारिक अजीज़ ने। तारिक, सबसे पहले तो ये बताएं, क्या वाकई पीपल्स पार्टी को MQM के तरक्याती मंसूबे खटक रहे हैं या फिर मामला इख्तियारात की जंग का है? जी थैंक यू जी, आपने मुझे मौका दिया। बात अख्तियारात की जंग का है। एक्चुअल जो वफाक ने फ़ंड दिए हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो फ़ंड दिए हैं, कराची में वफाक जो है उनका जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, ऑरेंज ट्रेन है, तो वो जो उन्होंने एक वहाँ बोर्ड बनाया हुआ है, डेवलपमेंट बोर्ड, उस बोर्ड उसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड। तो प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट उनको फ़ंड देते हैं, वो फ़ंड जो है वहाँ पे खर्च किए जाते हैं। ये मतलब ये एक तरीका जो था मुस्लिम लीग नून का पिछली हुकूमत में भी था। जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त भी उन्होंने कराची के लिए फ़ंड किए थे, कराची शहर के लिए। तो वो सिंध हुकूमत की बजाय वो उस बोर्ड को देते थे जो वहाँ डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया है। अब इस पे ऊपर जो इतराज़ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है वो उनका ये है कि ये फ़ंड जो है वफाक सूबे को दे और सूबा जो है वो उस बोर्ड को दे या किसी और महकमे को दे या PWD को दे या लोकल गवर्नमेंट को दे, तो हम अपने तौर पर खर्च करेंगे। बुनियादी बात ये है। और MQM का मौक़िफ़ भी यही है कि ये पीपल्स पार्टी को फ़ंड ना दिए जाएँ, तो ये बोर्ड को ही दिए जाए और कराची की डेवलपमेंट पर जो सही महीने में खर्च हो सके। इसी सिलसिले में जो है एक मुलाकात MQ ने पिछले हफ्ते की और प्राइम मिनिस्टर के सामने ये मौक़िफ़ रखा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी। उसके बाद जो है पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफद की मुलाकात हुई, बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि ये फ़ंड, ये उनके एतराज़ात एक तो फ़ंड के ऊपर थे जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें कोई यकीन दहानी नहीं कराई। खबर यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा उनको कोई यकीन दहानी नहीं कराई कि ठीक है जी आपका मुतालबा जायज़ है, आपको फ़ंड दिए जाएंगे, सिंध हुकूमत देंगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये वो अभी भी MQM की जानिब से तो यही कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म ने DCL के जरिए जो है MQM को फंड्स देने की यकीन दहानी करवाई है। और अगर ऐसे यकीन दहानी करवाई गई है तो क्या ये कराची के अवाम के लिए बेहतर है या फिर किसी सियासी मजबूरी का नतीजा है? जी ये बात मैंने की ना कि पीपल्स पार्टी का मुतालबा नहीं माना गया। ये अभी भी उस बोर्ड को फंड जाएंगे और वो बोर्ड के जरिए खर्च होंगे। मेरा ख्याल है ये ज़्यादा बेहतर है। वफाक ये समझते हैं जो हम फंड देते हैं यहाँ से इस्लामाबाद से फंड जाता है तो एक ख़ास मकसद के लिए जाता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर है, सफाई के निज़ाम के ऊपर है, तो जिसके लिए भी है तो उसके ऊपर खर्च किया जाए। और सिंध हुकूमत का अपना पैसा, अगर वो अपने को डेवलपमेंट करना चाहते हैं या अपना कोई प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं तो वो अपने पैसे से लेके हैं। तो ये बात जो है इस बात में ठीक है। अब कराची के अवाम बेहतर समझते हैं। मेरा ख्याल यही है कि वफाक की तरफ से जो फंड दिया जाता है डायरेक्ट और सूबे की बजाय वो मखसूस प्रोजेक्ट के लिए। अभी वफाक मुख्तलिफ स्कूलों में जो है वो स्कूल बना के दे है, यूनिवर्सिटी से बना के दे है, कॉलेज बना के दे है। तो ये कश्मीर में भी ये मॉडल है, AJK में भी है और गिलगित बल्तिस्तान में भी है कि वफाक बाज़ जैसे स्कूल बना के, दानिश स्कूल बना के दिए हैं और आज भी दानिश स्कूल के लिए मंजूरी हुई है। तो इस तरह से ये वफाक और पीपल्स पार्टी का ये बड़ा शदीद एतराज़ है कि नहीं जी ये फ़ंड जो है सूबाई हुकूमत को मुंतकिल किया जाए। तो इसके ऊपर कोई यकीन दहानी नहीं कराई गई और यकीनी तौर पर ये फ़ंड का वो पहले जो तरीक़ेकार है वही होगा।
अच्छा तारिक, जब ये फंड्स ही विफाकी हैं तो क्या उनकी तकसीम में सूबाई हुकूमत की मंजूरी ज़रूरी है, या फिर हम इसे ये कहें कि पीपल्स पार्टी सिर्फ अपना कंट्रोल चाहती है? नहीं, कोई वफाकी हुकूमत का, देखिए NFC के तहत तो सूबे को जो फंड मिला हुआ है वो तो उसके ऊपर तो वो इतराज़ कर सकते हैं, उसके लिए झगड़ सकते हैं, वो उनका राइट है, वो मिल जाता है। ये तो वफाक की सवाबदीद है, वो फंड किसी वफाक अपने फंड से लाहौर में प्रोजेक्ट लॉन्च कर दे, कोई कोयटा में कर दे, पेशावर में कर दे, कराची में कर दे, तो वो कोई उसका सूबाई हुकूमत की मंजूरी कोई लाजमी नहीं है, बिल्कुल उसकी कोई कतन कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसे मैंने कहा मुस्लिम लीग नून का पिछला जो दौर था जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त भी जो है स्वात में एक कैंसर हॉस्पिटल बनाया गया था, बलोचिस्तान में बनाया गया था। इस तरह से ये वफाक का जो है इसके लिए सूबाई हुकूमत की कोई मंजूरी नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। अच्छा तारिक, क्या MQM की बराह रास्त फंडिंग जो है वफाकी हुकूमत की तरफ से बल्दियाती निज़ाम को तक़वियत देने की कोशिश है, या फिर सूबाई हुकूमत को बाईपास करने की एक चाल हम कहें इसको? नहीं, ये तो मैंने जैसे कहा कि MQM को ना कोई फेवर की जाए, ये ना ही कि पीपल्स पार्टी के ये ख़िलाफ़ है। ये मुस्लिम लीग नून का जो जैसे कहा कि ये फ़ंड पहले भी देते आए हैं, तो उन्होंने एक फ़ंड दिया है, वो वहाँ समझते हैं कि वहाँ पब्लिक का ट्रांसपोर्ट नहीं है। उस वक्त ग्रीन ऑरेंज ट्रेन का एक मनसूबा था, ग्रीन बस का मनसूबा था, तो यकीनन इसका फ़ायदा कराची के आवाम को होगा। और ये बात जो है कि इसका ये मुतालबा MQM का है, तो वो समझते हैं कि उनको ये फ़ायदा होगा पॉलिटिकली, और पीपल्स पार्टी ये समझती है कि इस तरह से जो इस फ़ंड के ऊपर हमारा ना अख्तियार होगा, ना हमारा कोई उसके ऊपर, ना उसको अपने खर्च करने के ऊपर हम अपना कोई ओपिनियन दे सकते हैं, ना अपनी तजावीज़ दे सकते हैं। तो उनको यकीनी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि इस तरह से जो है उनको नुकसान होगा, MQM इसको कैश करेगी और MQM को ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन पीपल्स पार्टी तो किसी सूरत भी मान नहीं रही है ना। पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि सिंध हुकूमत ही तमाम जमातों को फंड्स देगी, तो क्या ये सियासी इंसाफ है, या फिर हम इसे सीधा सीधा सियासी इजारादारी कहें? नहीं, ये तो प्राइम मिनिस्टर का सवाबदीद है। PM साहब जो है तमाम इत्तेहादी जमातों को फ़ंड देते हैं, तमाम MNAs को फ़ंड मिलते हैं, तो उसके ऊपर पीपल्स पार्टी का बिल्कुल ये मुतालबा जो है वो उसको कोई नामुनासिब है, और उसको समझ सकते हैं कि वफाक का प्राइम मिनिस्टर का ये सवाबदीद है कि वो तमाम अपने इत्तेहादियों को फ़ंड भी देते हैं, चाहे तो अपोजिशन को भी दे सकते हैं, माजी में दिए भी गए हैं। तो उसके ऊपर कोई जमात किसी का एतराज़ होना का या बज़िद होना कि नहीं हमें दिए जाएँ, हाँ, पीपल्स पार्टी को अपना जो ड्यू हिस्सा है NFC के तहत वो मिल गया। अगर वो नहीं मिला तो उसके ऊपर उनका एतराज़ भी बन सकता है, झगड़ा भी बन सकता है, मुतालबा भी किया जा सकता है। ये वफाक का 100% अपना सवाबदीदी अख्तियार है, वो सवाबदीद के ऊपर है, वो जहाँ चाहें पैसे जितने चाहें किसी पर खर्च करें, इस पर किसी सियासी जमात को एतराज़ नहीं होना चाहिए। जिस तरह से तारिक आपने भी कहा है कि इन दोनों पार्टियों के दरमियान जो वाकई चकलिश जो है वो बहुत पुरानी चलती आ रही है, लेकिन आज अगर देखा जाए तो ये इत्तेहादी जमातें हैं। अगर इन्हीं इत्तेहादी जमातों में ये इख्तिलाफात जो हैं वो मज़ीद बढ़ गए, तो क्या समझते हैं आप मुस्तकबिल में किसी बड़े तसादुम की शक्ल इख्तियार कर लेंगे ये जो इनके इख्तिलाफात हैं? ये कोई बड़ा तसादम नहीं होगा। मैंने पहले जैसे कहा कि दोनों को कोई ऐसा नहीं होने लगा कि वो एक जो हुकूमत छोड़ के पश्चिम में जाके बैठे, ना ये पीपल्स पार्टी करेगी तो ना ये MQM करेगी, ऐसे ही चलेगा। ये सब लोग ऐसे ही, प्राइम मिनिस्टर की भी अपनी मजबूरी है, इनकी भी है, ये भी उन्हें नहीं छोड़ेगा, ना वो इनको छोड़ सकते हैं। ये सिस्टम का हिस्सा ऐसे ही चलेगा। अच्छा, तो क्या ये जो पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड है ये वाकई एक मौसर इदारा है, या सिर्फ सियासी फंड तकसीम करने का नया प्लेटफॉर्म है ये? अब इसका जो इफेक्टिवनेस है वो तो मनसूबों के जो मुकम्मल होने के बाद पता चलेगा कि इनको जो मनसूबे दिए गए थे, कितने पैसे इनको दिए थे, कितने फंड्स दिए, कितने खर्च किया है, और उनकी जो टाइम फ्रेम के अंदर काम मुकम्मल हुआ है, और उनका जो मनसूबों का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है वो उसको मेंटेन रखा गया नहीं रखा गया। ये तो जब मनसूबे मुकम्मल होंगे तो उस वक्त पता चलेगा। लेकिन माजी में ये इस बोर्ड को काफ़ी काम दिए गए हैं, तो उन्होंने अपना काम किया है। तो ये अब इस आने वाला वक्त बताएगा कि इसका कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, और फंड का सही इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। नाज़रीन, ये सवालात सिर्फ सियासी पार्टी हैं, बल्कि कराची के करोड़ों शहरियों के सवालात हैं। अब देखना ये है कि इन सवालात के जवाब कब, कहां और कौन देता है। हम रखेंगे आपको बाखबर और पूछते रहेंगे ये तमाम सवालात। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में गंदम की इंपोर्ट सिर्फ ज़र मुबादला का नुकसान नहीं, बल्कि हमारी दीही मईशत, किसानों की ज़िंदगी और मुल्क की फूड सिक्योरिटी पर भी एक कारी ज़रब है।
2024 और 25 की ऑडिट रिपोर्ट ने बहुत कुछ बेनकाब किया है। गंदम की गैर ज़रूरी दरामद ने किसान को दिवालिया कर दिया है, ज़ख़ीरा अंदोज़ ज़मीर हो गए हैं और पंजाब में ज़रूरी सरगर्मियों का पहिया जाम हो गया है। मज़ीद इस बारे में बात करने के लिए ज्वाइन किया है नुमाइंदा नवाज संगरा ने। नवाज, सबसे पहले तो ये बताइए ना कि गंदम खरीदारी करने के फ़ायदे क्या थे और अब ना खरीदने के नुकसानात क्या हैं? देखिए, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बताया कि पंजाब के अंदर जो ज़रूरी सरगर्मियाँ हैं उनका पहिया जो है वो जैम हो गया। ये सबसे बड़ा जो है वो नुकसान हुआ है कि जब गंदम की ख़रीदारी की जाती थी तो आप देखते थे कि किसान के पास जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो ये था कि किसान के पास पैसा आता था, वो पैसा आगे सर्कुलेट होता था, तमाम जो दुकानदार थे वो खुशहाल थे, सनतें चलती थीं, एक पूरी जो है वो ट्रेल थी। लेकिन वो सारी ट्रेल जो है बंद हो गई है जब गंदम की ख़रीदारी जो है वो नहीं की गई थी। हुकूमत पंजाब जब गंदम की ख़रीदारी करती थी, कंट्रोल रेट पर जो है वो गंदम की ख़रीदारी की जाती थी, फिर कंट्रोल रेट पर आटा दिया जाता था और कंट्रोल रेट पर जो है वो रोटी शहरियों को जो है वो दस्तयाब थी। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये था कि किसी भी किस्म के कहत की सूरत में हुकूमत जो है वो महफूज हो जाती थी कि उनके पास गंदम के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं, अपने शहरियों को जो है वो बाआसानी रोटी खिला सकती थी। उसके अलावा मैंने बात की कि किसान को जब अच्छे रेट मिलते थे तो खुशहाली थी, हर तरफ जो है वो पैसे की रेल पैल थी, मनी ट्रेल था, मनी सर्कुलेट होती थी मुख्तलिफ जगहों पर, लोग कपड़े जूते बाज़ारों में जाते थे, हर तरफ जो है वो खुशहाली थी। जहाँ किसान खुशहाल था वहाँ दुकानदार खुशहाल था, सनतकार खुशहाल था। ये सारी चीज़ें जो वो थी, ओवरऑल इकनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो उससे जनरेट हो रही थी और हुकूमत और किसान के बाद जो है वो जो आड़ती माफिया था उसकी भी हौसला शिकनी होती थी इस मामले के बाद। लेकिन जब हुकूमत ने गंदम की ख़रीदारी नहीं की तो सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो ये आया कि पंजाब का जो किसान है वो आज जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात से दो चार है। जब किसान मुश्किलात से दो चार हुआ है तो उसके नतीजे में पंजाब की ज़राअत जो है वो ज़बोहाली का शिकार है। किसान को जब उसकी फसल का रेट नहीं मिल रहा, किसान को मुसलसल जो है वो खसारे का सामना है, तो उससे दूसरी फसलें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही हैं और किसान फसलों की क्रॉप की तरफ जो है वो नहीं जा रहा और उसके नतीजे में जो एक मनी सर्कुलेशन थी वो रुक गई है, मार्केट में जो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ थी वो रुक गई हैं। आप देख लें कि आज ना तो दुकानदार जो है वो खुशहाल है और ना सनतकार जो है वो खुशहाल है। सनतें भी बंद पड़ी हैं, दुकानदार की जो आमदनी थी वो भी कम हो गई है क्योंकि इन सारी चीज़ों का जो रॉ मटेरियल था वो देहातों से आता था, वो किसान जो है वो पैदा करता था। वो जब रुक गया है तो सारा कुछ जो है वो इस वक्त जो है वो जैम पड़ा है और ज़राअत के साथ साथ किसान जो है वो मुश्किलात का शिकार है। और एक बड़ा फैक्टर ये हुआ कि किसान का जब एतमाद उठा है इस हुकूमत से, इन पॉलिसियों से, तो वो बिल्कुल जो है वो बुरी तरह बदल हो गया, जिसके नतीजे में मैंने पहले भी जिक्र किया कि माशी सरगर्मियाँ जो हैं वो इंतहाई जो है वो महदूद हो गई हैं और फूड सिक्योरिटी का मसला जो है वो भी ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि जब हुकूमत ने गंदम की ख़रीदारी नहीं की तो फूड सिक्योरिटी का मसला भी है क्योंकि हुकूमत के पास तो गंदम के ज़खायर जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। अब प्राइवेट हाथों में है ज़खायर जो है वो कितने हैं, उन्होंने कैसे रखे हुए, अब सारी जो जिम्मेदारी है। ठीक है नवाज, चूँकि आप माशाल्लाह से बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इस मौजू के ऊपर, तो थोड़ा सा हमें गुज़िश्ता 3 बरसों के कैरी फॉरवर्ड और क्लोजिंग स्टॉप के बारे में भी बता दीजिए। अच्छा, इस पर जो है वो बड़ी अहम रिपोर्ट में बताया गया है कि 2022 में जो है वो जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक था हुकूमत के पास जो गुज़श्ता बस से शिफ्ट हुआ था वो 7,31,000 टन था, जबकि जो क्लोजिंग स्टॉक था वो 18,10,000 टन 2022 में हुकूमत के पास था। 2023 में 18,30,000 का जो है वो कैरी फॉरवर्ड था जो गुज़श्ता साल से शिफ्ट हुआ और जब वो साल ख़त्म हुआ क्लोजिंग स्टॉक में तो 17,72,000 टन का हुकूमत के पास जो है वो ज़ख़ीरा था। इस तरह 2024 में जो है ये 16 लाख का जो है वो कैरी फॉरवर्ड था जो पिछले साल से हुआ। अच्छा, लेकिन जब साल ख़त्म हुआ यहाँ पे जो है वो ब्लंडर हुआ, जब साल ख़त्म हुआ तो हमारे पास 46,43,000 टन का स्टॉक जो है वो मौजूद था। उसकी एक बड़ी वजह थी कि हुकूमत ने 35,90,000 टन गंदम जो है वो बाद से इंपोर्ट कर ली थी। अच्छा, उसके नतीजे में हुआ ये कि जब गंदम मार्केट में इतनी ज़्यादा पड़ी थी तो हुकूमत ने अगले साल जो है वो गंदम की ख़रीदारी नहीं की।
जिससे किसान को जो है वो गंदम की ख़रीदारी गंदम की फ़रोख्त से भारी जो है वो नुकसान का सामना करना पड़ा और उससे हमारी जो माशी सरगर्मियाँ हैं वो रुकती गई। यहाँ पर आके सारा जो है वो इम्पोर्ट से मसला हुआ है। लेकिन इम्पोर्ट में एक बड़ा अहम जो यहाँ पर पॉइंट रेज किया गया है कि तकरीबन 22 लाख टन की जो इम्पोर्ट है उसकी इजाज़त दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो प्राइवेट इम्पोर्टर थे उनको कैप नहीं किया गया कि आपने गंदम की इतनी इंपोर्ट करनी है, इतनी हमें ज़रूरत है। उसके बावजूद तकरीबन 36 लाख टन गंदम की जो है वो इंपोर्ट कर ली गई और उसके नतीजे में आप देख रहे हैं कि आज तक जो है वो जो दही मईशत के मामलात हैं वो हुकूमत से संभल नहीं रहे। इससे पहले हुकूमत गंदम की जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो मुकर्रर करती थी, किसानों से गंदम की खरीदारी करती थी। यहाँ पर भी यहाँ तक हमने देखा है कि जब सपोर्ट प्राइस जो है वो मुकर्रर की जाती थी तो किसानों को फोर्स करके हुकूमत जो है वो गंदम खरीदारी करती थी और कई बार तो जब्त भी कर ली जाती थी। तो अब क्या वजह बनी है कि हुकूमत ने सपोर्ट प्राइस देना और गंदम खरीदना ही बंद कर दी है? अच्छा, इसमें एक आम तासुर ये है, बल्कि कुछ जो हुकूमती अहदेदारान है वो ये भी बताते भी हैं ऑफ द रिकॉर्ड कि IMF का कोई प्रेशर है, लेकिन IMF का दूसरी जानब जो किसान हैं वो मानते नहीं है। वो कहते हैं कि IMF का प्रेशर नहीं है, ये हुकूमत की अपनी पॉलिसी है। यहाँ पर ये क्लैश है। क्या वाकई ऐसा ही है कि IMF का कोई प्रेशर नहीं है? देखिए, एक तरफ आपकी दही मईशत जो है वो बैठती जा रही है, आपका किसान जो है वो परेशान है। दही मईशत बैठने की वजह से आपकी जो शहरों की जो मईशत है वो भी बैठ गई, आपकी इंडस्ट्री बैठती जा रही है। तो यकीनन आप IMF को कहेंगे कि ये जो हमारे लिए शर्त है ये काबिल कबूल नहीं है, इससे हमारा बहुत ज़्यादा जो है वो लॉस हो रहा है। बिल्कुल। इस पर गुज़श्ता मंथ जो वफाकी हुकूमत है उसने गौर किया, वहाँ पर एक स्टडी हुई है, ये देखा गया है कि अब ये जो दही मईशत जो बैठती जा रही है इसको उठाना कैसे। उसमें सबसे जो की फैक्टर है वो ये सामने आया है कि इसको उठाने के लिए हमें कम अज़ कम 1 साल के लिए जो गंदम की मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो देनी पड़ेगी। अगर गंदम का हम रेट देंगे, किसान गंदम की तरफ जाएगा, किसान का एतमाद बढ़ेगा, किसान फसलें काश्त करेगा, किसान को उसका रेट मिलेगा, तो यकीनन बाकी मईशत जो है वो भी पले फूलेगी। अब देखते हैं कि जो IMF से रब्ता किया गया, IMF का रिस्पांस क्या आता है। लेकिन जो वफाकी नेशनल फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, जो मिनिस्ट्री है, वहाँ पर यह तय किया गया है कि हुकूमत जो है वो IMF से रिक्वेस्ट ज़रूर करेगी कि हमें थोड़ी सी लीवरेज जो है वो दी जाए। और ये जो डीरेगुलेशन का अमल है, जिस डीरेगुलेशन का मतलब ये है कि तमाम ख़रीदो फ़रोख्त, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एक सूबे से दूसरे सूबे मुंतकिल, ये सारा कुछ जो है वो प्राइवेट हाथों में दे दिया जाएगा। ये लोग खुद ही लोग जो हैं ये सारा काम करेंगे। तो वफाकी हुकूमत की जानिब से ये बात सामने आई थी कि वहाँ पर ये बात मान ली गई है कि डीरेगुलेशन यकदम नहीं हो सकती कि एकदम आकर जाके आप डीरेगुलेशन करके किसानों को बददिल करें, सिस्टम जो है वो नीचे की नीचे तरफ नीचे जाता है। नवाज किसान तो बददिल भी हो चुका है और बड़े ही अफसोस के साथ कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, उसके बावजूद देखा जाए तो हम बैरून मुमालिक से गंदम इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो हम बैरून मुमालिक से गंदम इम्पोर्ट कर रहे हैं इसके नुकसानात क्या हुए हैं हमारे किसान को, हमारे मुल्क को? देखिए, इसका सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो अगर हम आवाम को उसमें से मैनेज कर दें, अगर हुकूमत को ये बात समझ नहीं आ रही, हम किसान को मैनेज कर दें तो हमारी मईशत के लिए ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। आपका इंपोर्ट बिल जो है वो बड़ा है, उसके अलावा आपकी जो फूड सिक्योरिटी के मामलात हैं उनमें इजाफा इशू जो है वो खड़े हुए हैं। तो ऐसी सूरत में हुकूमत को ये देखभाल की ये पॉलिसियाँ बनानी चाहिए थी। अगर आपने डीरेगुलेशन करनी है तो उसके लिए भी एक टाइम लेना चाहिए, एक फ्रेमवर्क प्रॉपर जो है वो तैयार होना चाहिए। हमने 2 साल पहले देखा पंजाब हुकूमत ने बारदाना ऐप पर किसानों से दरख्वास्तें भी ले ली और टाइम पर आकर जो है वो गंदम की जो है ख़रीदारी नहीं की। उसके नतीजे में आज हम देख रहे हैं एक तरफ तो पाकिस्तान के अंदर जो इनपुट्स हैं वो बहुत महंगे हैं, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, उसके अलावा जो सीड हैं या बिजली का रेट है, डीजल है, ये सारी चीज़ें महंगी हैं और उस लिहाज से फसलों का रेट जो है वो प्रॉपर किसान को नहीं दिया जा रहा। हुकूमत को सारी चीज़ों को स्टडी करनी चाहिए। किसान इसमें एक बड़ी अच्छी बात करता है, वो ये कहता है कि हम हुकूमत पर कोई बोझ नहीं बनना चाहते, आप हमें सिर्फ जिस तरह इंटरनेशनली होता है कि हमारी फसल का जो लागत है उसको कैलकुलेट करें और उसके ऊपर हमें जो है वो 25% या 20% प्रॉफिट दे दें। एक रूल है ना, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा रूल है, लेकिन हुकूमत जो है वो उस तरफ भी नहीं जाती। और अब पंजाब हुकूमत की जानिब से
एक बड़ा अच्छा फैसला किया गया जिसमें यह कहा गया है कि पंजाब हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर के दरमियान 3500 रुपये गंदम की ख़रीदारी का जो है वो मुआहदा किया जा चुका है। इससे किसान किसी हद तक जो है वो मुतमिन हुआ है, लेकिन गुज़श्ता बरस की जो पंजाब हुकूमत की कैलकुलेशन थी, आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि हुकूमत कितनी संजीदा है कि 33 से 3400 रुपये जो है वो गंदम की लागत जो है वो कैलकुलेट की गई थी। और अगर 33-3400 रुपये गंदम की लागत है और आप 3500 रुपये कह रहे हैं तो उससे तो यकीनन किसान जो है वो मुतमिन नहीं होगा। लेकिन ये इस वर्ष जो गंदम की ख़रीदारी हुई इसमें 2000 से लेकर 2400 रुपये के दरमियान गंदम की ख़रीदारी की। हमें ज़रा एदादो शुमार के हवाले से भी अपडेट कर दीजिए कि कितनी गंदम इंपोर्ट की गई थी और उसके क्या नुकसानात हुए थे। क्या जो गंदम इंपोर्ट की गई थी क्या उसकी कैबिनेट से मंजूरी ली गई थी या नहीं ली गई थी? अच्छा, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है कि जो गंदम इंपोर्ट की गई थी वो 35,90,000 टन जो है वो बैरून ममालिक से मंगाई गई थी। अच्छा। लेकिन उसके बाद उसमें ये बताया जा रहा है कि तकरीबन कोई 24 लाख टन गंदम की मंजूरी ली गई थी। उसके बाद जो बाकी गंदम इंपोर्ट की गई है वो बग़ैर मंजूरी के इंपोर्ट की गई है और उस पर ऑडिट में इतराज़ भी उठाया गया है कि जो इजाफी इंपोर्ट थी उस हवाले से जो जवाब आया है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को वो जवाब तसल्ली बख्श नहीं है और उस पर जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो इतराज़ लगा दिया गया है और उस पर कहा गया है कि बाकायदा तौर पर जो है वो मामले की छानबीन होनी चाहिए। इस पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी वफाकी हुकूमत जो है वो कर भी चुकी है, लेकिन हुकूमत ने कुछ लोगों को उसमें सज़ाएं भी शायद दी हैं, कोई माइनर सी। अच्छा। लेकिन मामला ये है कि सज़ाओं से मसला शायद हल नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब सज़ा देने से मसला थोड़ी ना हल हो जाएगा। वो जो एक नुकसान हम उठा चुके हैं उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? क्या हम खमियाजा भुगतने के लिए ही रह गए हैं अवाम? खमियाजा तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह आपने अभी बात की कि खमियाजा इसका आवाम भुगत रही है। आप दही मईशत जो है उसके सर पे हमारा आप शुरू में भी आपने बात की और पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और अगर ज़राअत इसकी बैठ जाएगी तो कैसे चीज़ें चलेंगी। लेकिन आजकल चूँकि मैं कॉमर्स देखता हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो भी रो रहा है कि मेरी सनत नहीं चल रही, दुकानदार रो रहा है कि मेरी दुकान नहीं चल रही, काश्तकार रो रहा है कि मेरी काश्तकारी जो है वो मेरी ज़राअत नहीं चल रही। तो ऐसी सूरत में हमें जामिया पॉलिसियाँ बनानी पड़ेंगी। हमें माशी तौर पर ये अटल फैसला है, ये अटल हकीकत है कि हमें माशी तौर पर मजबूत होना पड़ेगा। पॉलिसियाँ हम बनाते रहते हैं, मसला ये है कि उस पर अमल दरामद करवाना है, अमल दरामद किया जाए। आपने अभी ऑडिट रिपोर्ट का जिक्र किया है, मुझे ये बताएं कि उसके अंदर फूड डिपार्टमेंट और क्रॉप रिपोर्टिंग सिस्टम के डाटा पर भी सवालात उठाए गए हैं। क्या उनके जवाबात सामने आए, कोई दिए गए या तसल्ली दी गई? नहीं, तसल्ली तो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है उसमें कह दिया है कि जो जवाब दिए गए हैं वो तसल्ली बख्श नहीं है, उन पर वो रिलायबल जवाब नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ये जो ज़राअत है ये अब 18वीं तरमीम के बाद सूबों का सब्जेक्ट है। अब सूबे जो हैं उन्होंने जो नीचे से डाटा वफाक को देना होता है, वफाक ने उस पर काम करना होता है। इम्पोर्ट जो है वो बिल्कुल वफाकी सब्जेक्ट है। एक दाना भी या एक कतरा भी किसी चीज़ का सूबे जो हैं वो बराह रास्त इम्पोर्ट नहीं कर सकते, ये सूबों का वफाक का सब्जेक्ट होता है। तो मईशत जो है वो या इम्पोर्ट जो है वो वफाकी हुकूमत ने देखनी है, उसको नीचे जो डाटा देना होता है वो फूड डिपार्टमेंट ने देना होता है या क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विसेज जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के नीचे आती हैं उन्होंने यह डाटा देना होता है कि सूबे में कितनी फसल जो है वो काश्त हुई है या सूबे में कितनी जो है वो पैदावार हासिल हुई है। तो ऑडिट रिपोर्ट में इस बात पर काफ़ी इतराज़ उठाया गया है कि जो क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विसेज हैं सूबों के वो प्रॉपर डाटा जो है वो तैयार नहीं कर सकते, उसमें अब आम है। और जो फूड डिपार्टमेंट, अगर पंजाब में बात करें तो प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ डिपार्टमेंट बना दिया गया है फूड डिपार्टमेंट में। तो उसके बारे में भी ये कहा गया कि जब ये नीचे से फिगर्स जो डाटा जाता है वफाक को, अगर ये सही नहीं जाएगा तो वहाँ पर इश्यूज जन्म लेंगे। मसलन अगर आप कहते हैं सुबह ये कहता है कि गंदम इंपोर्ट करनी है, अब उसके पास अगर गंदम ज़्यादा पड़ी है तो वफाक तो उसको बेस करेगा ना कि नीचे से जो डिमांड आई है। लेकिन अगर नीचे से डिमांड ही गलत जनरेट होगी तो इश्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा जन्म लेंगे। लेकिन डिमांड सामने थी, हमें तो ये भी पता चला कि फ्लोर मिल्स को गंदम जो है वो स्लो रिलीज़ की गई थी और उसके बाद ऊपर से इंपोर्ट कर ली गई थी। क्या इससे भी मसला पैदा हुआ है? ये बड़ी अहम चीज़ है कि एक गंदम जो है उसको फ्लोर मिल्स को रिलीज़ नहीं की गई। अगर हम जून से अक्टूबर तक बात करें तो पंजाब ने 2022 में 20,86,000 टन गंदम जो है वो फ्लोर मिल्स को रिलीज़ की और 2023 में जो है वो उतनी 56,000 टन जो है वो गंदम
जो है वो रिलीज़ की गई है फ्लोर मिल्स को, मतलब इतनी कम की गई है इन जून से अक्टूबर तक के चंद महीनों में। इसी तरह सिंध जो है उसने 2,29,000 टन जो है वो रिलीज़ की थी, लेकिन अगले साल 2023 में वो जो है 99,000 टन जो है उस पर आए। ये रिलीज़ का एक बड़ा फैक्टर था कि उस तरह गंदम जो है वो रिलीज़ नहीं हो सकी, ऊपर से इंपोर्ट कर ली, तो मुल्क में गंदम का जो है वो वाफिर ज़ख़ीरा हो गया। अच्छा, इसमें एक और बड़ा अहम पॉइंट जो है वो हाईलाइट किया गया है कि ये बात तय थी तकरीबन 14 लाख एकड़ पिछले साल की निस्बत। जब ये गंदम इंपोर्ट होती है तो जो डाटा आता है उसमें ये कहा जाता है कि 14 लाख एकड़ की जो पैदावार है वो ज़्यादा की गई है, जो गंदम की काश्त है वो ज़्यादा की गई। ज़्यादा काश्त होने के बावजूद आपको पता है कि जब काश्त ज़्यादा हुई है तो पैदावार भी ज़्यादा होनी है। इस सारे जो हक़ायक़ हैं उनको पसे पुश डाल दिया गया, इन हक़ायक़ को नहीं देखा गया और उसके बावजूद गंदम की जो है वो इंपोर्ट कर ली। जब इंपोर्ट कर ली तो मार्केट में गंदम जो है वो सरप्लस हो गई और हुकूमत ने जो है वो किसान से गंदम नहीं ख़रीदी। वो एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ से दही मईशत जो है वो मुश्किलात का शिकार होना शुरू हुई। और दही मईशत के साथ साथ नवाज, पंजाब की अगर हम बात करें, क्योंकि सैलाब भी आया है मोस्टली काफ़ी जगहों के ऊपर, तो फिर काश्तकारी में जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना है। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो है वो गंदम की काश्त को किन चैलेंजेस का सामना है इस वक्त? देखिए, आपने जो सैलाब की बात की है ये भी ठीक है, सैलाब की वजह से गंदम की काश्तकारी जो है वो चैलेंजेस का सामना। दूसरा बड़ा चैलेंज ये है कि जो गुज़श्ता 2 बरस हुकूमत ने किसान को गंदम का रेट नहीं दिया। किसान अब इस मामले से बददिल हो चुका है कि मैं गंदम काश्त करूंगा तो खसारे का सौदा जो है वो कोई भी नहीं करता। अब किसान ये कह रहा है कि जब मैंने गंदम काश्त करनी है उससे मुझे नुकसान होना है तो मैं नुकसान की तरफ जो है वो क्यों जाऊं। दूसरी जानिब हुकूमत जो है वो भी कोशिश कर रही है। पंजाब में काफ़ी सारी चीज़ों पर जो है वो डिस्कशन हो रही है। एक तो हुकूमत ने जो 3500 रुपये का रेट जो है वो तय किया है, उसके साथ कुछ DAP पर सब्सिडी की बातें हो रही हैं। हुकूमत ने एक और अच्छा फैसला किया, उसने कहा है कि जो सरकार की ज़मीनें हैं उन पर गंदम की काश्त जो है वो यकीनी बनाई जाएगी। ये तमाम पहलू हैं जिनको देखा जा रहा है और इस बार फिर गुज़श्ता बरस की तरह जो है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से 1,65,00,000 एकड़ पर जो गंदम की काश्त का हदफ है वो मुकर्रर जो है वो कर दिया है। इस हवाले से डिवीजन्स को जो है तकसीम कर दिया है कि आपने कितनी कितनी गंदम जो है वो काश्त करवानी है। अब देखते हैं कि क्या पंजाब हुकूमत गंदम जो है वो काश्त करवा पाती है या नहीं करवा पाती। ये एक बड़ा क्वेश्चन। अच्छा, एक और बड़ा अहम सवाल जो मैं लाजमी पूछना चाहती हूँ आपसे नवाज, मुझे ये बताएं कि अक्सर हमें ये खबरें मिलती हैं कि गंदम ख़राब हो गई है, वो खुले आसमान के नीचे पड़ी है, बारिश हो रही है लेकिन उसको संभाला नहीं जा रहा। क्या पास्को के पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है या जानबूझ के उसे खुले आसमान तले छोड़ दिया जाता है? अच्छा, ये भी अहम क्वेश्चन है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में पाकिस्तान के अंदर पास्को का इदारा बनाया गया। आप देख लें कि उस वक्त से लेकर अब तक गंदम की ख़रीदारी आपने करनी होती है, आपको पता है, लेकिन गंदम के जो स्टोरेज के मामला हैं उनको नहीं देखा गया। ना आपने साइलोज बनाए हैं, ना आपने जो है वो गोदाम बनाए हैं। अब रिपोर्ट में ये कहा गया कि पास्को जो है वो 16 अजला में गंदम ख़रीदारी करता है, जिसमें पंजाब के 12 हैं, सिंध के 2 हैं, खैबर पख्तूनख्वा और जो बलूचिस्तान है उसका एक ज़िला है जहाँ पर पास्को ने अपने सेंटर्स कायम कर रखे हैं। टोटल 13 जोन में पास्को जो है वो गंदम की ख़रीदारी करता था, जिसके लिए 335 गोदाम और 28 साइलोज जो है वो बनाए गए थे। ECC की मीटिंग में 2022 में ये चीज़ डिस्कस की गई थी और स्टोरेज जो है पास्को की जो ख़रीदारी की लिमिट है वो 10 लाख टन से बढ़ाकर 20 लाख टन जो है वो कर दी गई थी। बिल्कुल ऐसे ही है नवाज, देखा जाए तो गंदम के हवाले से करना सवाल करना बहुत ही ज़रूरी था। यही वजह है कि हमने आज आपसे यही सवालात किए और यही वो सवालात हैं जिन पर अगर आज हमने बात ना की तो कल हमारी ज़मीनें भी खाली होंगी और हमारे गोदाम भी खाली होंगे। नाज़रीन, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज के प्रोग्राम में हम एक निहायत अहम और अफसोसनाक मामले पर बात करेंगे। जी हाँ, वो पार्क्स और खेल के मैदान जो हमारे बच्चों की सेहत, हमारे बुजुर्गों के सुकून और पूरे शहर की सांसों के लिए बनाए गए थे, आज वही जगहें चंद ठेकेदारों और बल्दियाती अफसरान की कमाई का जरिया बन गई हैं। सिंध हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद उन मुकामात पर तिजारती सरगर्मियां ना सिर्फ जारी हैं बल्कि कुछ जगहों पर तो पार्क
ख़त्म करके पूरी फूड स्ट्रीट्स बना दी गई हैं। इस बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है फरीद आल। फरीद, हमें ये बताइएगा कि जब अदालत ने तमाम पार्क्स और मैदान वागुजार कराने का हुक्म दे दिया था तो बल्दियाती इदारों ने उन अहकामात पर अमल क्यों नहीं किया? क्या कानून सिर्फ किताबों की जीनत ही बना रहेगा? हाँ जी, बिल्कुल। सिंध हाई कोर्ट के अहकामात के बाद होना तो ये चाहिए था कि जहाँ जिन पार्क में तिजारती सरगर्मियाँ की जा रही थी उनको बंद करा देना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बल्दियाती इदारों और जो बल्दियाती इदारों के कुछ मुंतखब नुमाइंदे हैं, ये पार्क और प्ले ग्राउंड बड़ी कमाई का आसान ज़रिया बने हुए हैं। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से इन पार्कों के अंदर को ठेके पे दे दिया गया है और ठेके के ज़रिए, ठेकेदारों के ज़रिए ये पार्क चलाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो शहरी हैं, ख़ास करके बुज़ुर्ग शहरी हमारे, जो सुबह के औकात में पार्क की सहूलत से इस्तिफ़ादा हासिल करते थे, सर्दियों में आके धूप में बैठते थे, अब वो इन सरगर्मियों से महरूम हो चुके हैं। शाह फैसल टाउन की अगर हम बात करें तो शाह फैसल टाउन के 3 बड़े पार्क हैं, जिसमें कायद आज़म पार्क है, सहबा अख्तर पार्क है और कायद पार्क है। इन तीनों पार्कों के अंदर मुकम्मल तौर पर तिजारती सरगर्मियाँ की जा रही हैं। पार्कों के एक बड़े हिस्से के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक झूले लगा दिए गए हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर कैंटीन बना दी गई है, मुख्तलिफ़ किस्म की दुकानें बना दी गई हैं। इसी तरह कायद आज़म पार्क की अगर हम बात करें शाह फैसल टाउन के, तो वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। 1 दर्जन के करीब वहाँ पर दुकानें बनाई गई हैं और इसी तरह वहाँ पर झूले लगा के टिकट लगा दिया गया है, जबकि पार्क में जो लोग आते हैं उनके लिए अब वो पार्क का जो रकबा है इंतहाई कम हो गया है। किसी भी जगह अगर पार्क बनाया जाता है तो उसके 70% हिस्से को ग्रीन रखना ज़रूरी होता है। 30% हिस्से पे आप पक्का कोई कंक्रीट वगैरह या स्नैक जो टिक शॉप्स होती थी पहले पार्कों में, वो आप बना सकते थे। लेकिन यहाँ पर उल्टा सिस्टम हो चुका है कि पार्क के 90% हिस्से पे तिजारती सरगर्मियाँ की जा रही हैं, 10% हिस्से को छोड़ दिया जाता है, वो भी दिखावे के लिए। इसी तरह शाह फैसल कॉलोनी में तो बिल्कुल ही एक अजीब काम ये हुआ है, जब सिंध हाई कोर्ट की जानिब से अहकामात आए कि पार्क को सिर्फ पार्क के मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए और प्ले ग्राउंड को सिर्फ प्ले ग्राउंड की हैसियत से उस पर काम किया जाए, और जो दीगर एमिनिटीज़ हैं जिस काम के लिए मुख्तस की गई है उन पे सिर्फ वही काम किया जाए, किसी भी एमिनिटी को तिजारती बुनियादों पे इस्तेमाल नहीं किया जाए। तो हम ये समझते थे कि जब सिंध हाई कोर्ट का अहकामात आ गए हैं तो ये टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस जो हैं अपने अपने ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों के पार्कों को ठेकेदारों से खाली करा के आवाम के लिए खोल देंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो शाह फैसल टाउन है, इनके चेयरमैन, म्यूनसिपल कमिश्नर और महकमा बागात के अफसरान ने तो हदें पार कर ली है। पूरे पार्क की जगह को ख़त्म करके उस पार्क की जगह पर दर्जनों दुकानें तामीर की जा रही हैं, तामीर करके उनको फूड स्ट्रीट के नाम पर फ़रोख्त किया जा रहा है। ये एक अलार्मिंग है हमारे सबके लिए। सिंध हाई कोर्ट के लिए भी एक सवालिया निशान है कि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से जब अहकामात दिए गए और सिंध हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। बड़ी पार्क बचाओ की आवाज़ें उठ रही थी बहुत ज़्यादा, आज वो आवाज़ें कहाँ गई? क्या सिविल सोसाइटी भी खामोश हो चुकी है या उसे खामोश करवा दिया गया है? जी देखिए, पार्क बचाओ की जो लोग आवाज़ें लगा रहे थे उन्होंने ही केस किया था। अभी हाल ही में अगस्त 2025 में वही जमात सिंध हाई कोर्ट गई थी मुकदमा लेके, और उनके जो 9 टाउन चेयरमैन हैं वो तमाम के तमाम उस मुकदमे उस पिटीशन के अंदर मुद्दई थे, और उनकी जानिब से कोर्ट से इस्तदा की गई थी कि पार्कों में कमर्शियल एक्टिविटीज़ को ख़त्म कराया जाए। उन्हीं की पिटीशन के ऊपर सिंध हाई कोर्ट का फैसला आया था कि पार्क को पार्क के लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी हैरत अंगेज़ बात यह है कि जो टाउन चेयरमैन वो पिटीशन लेके गए थे उनके अपने टाउनों में एक्टिविटीज चल रही है, तिजारती सरगर्मियां चल रही है। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के चेयरमैन थे आतिफ अली खान साहब, वो उस पिटीशन के अंदर खुद पार्टी बने हुए और फरीक थे, और उन्होंने इस्तदा की थी हाई कोर्ट से कि पार्कों में तिजारती सरगर्मियां बंद कराई जाए। अब फैसला भी आ चुका है, लेकिन आतिफ अली खान के जो ज़ेर इंतजाम पार्क है, जहाँ के वो चेयरमैन है नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन, उसमें पार्क उन्होंने अभी तक वो बड़े पार्क खाली नहीं कराए। शाह फैसल कॉलोनी की सूरत हाल ऐसी है। लांडी टाउन में चले जाएँ तो कुछ पार्कों में अभी भी यही मामला चल रहे हैं। गुलशन इकबाल टाउन चले जाए तो वहाँ पर भी पार्कों में यही सूरत हाल चल रही है। तो हैरत की बात ये होती है कि जो लोग मुद्दई थे इस मामले के अंदर, वो खुद इस काम को ख़त्म कराने में दिलचस्पी नहीं रखते, बल्कि वो सिर्फ अखबारी बयानात तक या जलते जुलूसों तक तो उनका दावा बहुत होता है, उनका नारा भी होता है कि पार्कों को बचाया जाए, लेकिन अमली तौर पर वो कहीं सामने नहीं आ रहे। खिलाफ वर्जी की जा रही है।
बिल्कुल सरासर खिलाफ वर्जी हो रही है। 2016 में भी एक फैसला आया था कि पार्कों से तिजारती सरगर्मियां ख़त्म की जाए। चंद साल पहले सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कराची का सबसे बड़ा अलादीन पार्क जिसमें तिजारती सरगर्मियां की जा रही थी, जस्टिस गुलजार साहब ने वो पूरा पार्क ख़त्म करवा दिया। सिर्फ इस बुनियाद पर ख़त्म करवाया था कि वहाँ पर तिजारती सरगर्मियाँ की जा रही हैं। लेकिन अब तो छोटे छोटे जो पार्क है, जो छोटे गली मोहल्लों में पार्क बने हुए थे, वहाँ पर भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ शुरू कर दी गई है। और टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो तमाम के तमाम नुमाइंदे खामोशी से सारे तमाशे को देख रहे हैं या कहीं दरपर्दा उस सारे कामों की हिमायत कर रहे हैं, जिसकी वजह से टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के ज़ेरे इंतजाम इन पार्कों में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। शाह फैसल कॉलोनी में तो हद है कि जब उस पार्क को मैंने देखा जाके, मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ा रकबा है वो पार्क का, वहाँ पर पार्क नाम की अब वो कोई चीज़ नज़र ही नहीं आई। वहाँ पर एक छोटा सा घास का मुझे टुकड़ा भी नज़र नहीं आया लगा हुआ, सिर्फ वहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा था। तो दुकानें बनाई जा रही थी, शटर लगाए जा रहे थे और वहाँ पर मुसल्ला गार्ड बैठे हुए थे ताकि उनके काम को कोई रोक ना सके। इसी तरह जब सैब अख्तर पार्क में मैं गया तो वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। बंदर पार्क औरंगी टाउन की भी यही सूरत हाल है, जमशेद टाउन के पार्क की भी यही सूरत हाल है। मेन रोड पे वो पार्क बना हुआ है लेकिन वो पूरा जमशेद टाउन का पार्क पूरा का पूरा कमर्शियल है। लोग हैं कि वो इतने पावरफुल हैं कि एक बार वो गैर कानूनी काम करते हैं और उसको कोई रोक भी नहीं पाता है। देखें, जो टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, जो 13 टाउन है, वो तो टाउन 13 पीपल्स पार्टी के ज़ेर इंतज़ाम है और पीपल्स पार्टी की भी सिंध हुकूमत है। 9 टाउन जो है जमात इस्लामी के ज़ेर इंतज़ाम है। जमात इस्लामी 9 टाउनों में अपनी हुकूमत कायम की हुई है। इसी तरह 3 टाउन है PTI के पास, तो PTI के टाउन्स के अंदर भी यही सूरत हाल है। पीपल्स पार्टी के ज़ेर इंतज़ाम टाउन्स में भी यही हाल है और जमात इस्लामी के टाउन्स की सूरत हाल भी यही है। सारी जगह से सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए, लोगों से हमदर्दी हासिल करने के लिए इस मुद्दे को उठाया जाता है। जब अदालतें उनके हक में फैसला दे देती तो वो खुद ही उस फैसले पर अमल दरामद कराने में कोई संजीदगी नहीं दिखाती। यही वजह है कि सिंध हाई कोर्ट के फैसला आए हुए भी कई माह गुजर चुके हैं लेकिन किसी एक पार्क में भी कोई तिजारती सरगर्मी बंद नहीं हुई है। वहाँ से लाखों, एक पार्क से लाखों रुपए माहाना भत्ता वसूल किया जा रहा है। ये भत्ता एक सवालिया निशान बन चुका है कि ये भत्ता किसकी जेब में जाता है। इसकी शफाफ तहकीकात होना ज़रूरी है और जो अदालती फैसले की अमलदारी में रुकावट बने हुए, जो उसकी खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी सख्त, चाहे वो मुंतखब नुमाइंदा हो या सरकारी अफसर हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना ज़रूरी है। जब तक ये सख्त कार्रवाई नहीं होगी ये पार्क इसी तरह कमर्शियलाइज होते रहेंगे और लोग अपनी जेबें भरते रहेंगे। ख़ास करके ये जिस पार्क की मैं आपको बात कर रहा हूँ, कायद पार्क शाह फैसल कॉलोनी का, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है सिंध हाई कोर्ट के लिए कि जिन्होंने ये अहकामात दिए कि अहकामात के बाद जो टाउन इंतजामिया उसने वहाँ पर पार्क बनाने के बजाय दुकानें बना दी। ठीक है, वो जो भत्ता या आमदनी जो आती है, चले वो तो एक साइड पे हो गई ना। मुझे ये बताएं, जो अदालत की खिलाफ वर्जी की जा रही है, अदालत के हुक्म की, क्या अदालत अब उस अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कोई कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी, या फिर ये फाइलें भी हम कहें कि दीगर हज़ारों फाइलों की तरह यूं ही दब जाएंगी? देखिए, सिंध हाई कोर्ट तो इस पर तौहीन अदालत कर सकती है और तौहीन अदालत की एक पटिशन जो है जमात इस्लामी की जानिब से लगाई भी गई है। लेकिन वो लगाई गई है सिर्फ मेयर कराची के खिलाफ कि मेयर कराची को तौहीन अदालत की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस भेजा गया है। लेकिन जो शहर के दीगर पार्क हैं, जो जमात इस्लामी के अपने ज़ेर इंतज़ाम पार्क हैं, जमात इस्लामी वो पार्क क्यों नहीं खाली कराती? सबसे पहले देखिए, मैं शिकायत लेके गया था तो पहले मैं अपना इलाका साफ़ करूँगा, बाद में किसी और के ऊपर कीचड़ उछालूंगा। पहले आपने अपना इलाका साफ़ नहीं किया। गुलबर्ग टाउन के चेयरमैन की जानिब से एक लेटर निकाला गया सिंध हाई कोर्ट के फैसले के बाद कि तमाम पार्कों में जारी तिजारती सरगर्मियों को फौरी तौर पर बंद कर दिया जाए, लेकिन फिर वो लेटर निकाला गया। नॉर्थ नाज़िमाबाद में से कोई पार्क खाली नहीं नजर रखने है। नाजरीन, आपके इलाके का पार्क कल को एक शादी हॉल या प्लाजा बन जाए, इससे पहले हमें ये सवालात उठाने होंगे और उनसे जवाबात भी लेने होंगे जिन्हें हमने इख्तियारात दिए हैं। अब वक्त है जागने का, सवाल करने का और अपना हक मांगने का। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।